हाय एवरीवन। आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था आपका 30 सितंबर को। पूरे अक्टूबर आपके एग्ज़ाम हुए। नवंबर, आज 8 नवंबर हो गया। आज तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब आपका लास्ट वीक का एग्ज़ाम रह गया है। आपको पता है 14 नवंबर तक आपके पेपर होने वाले हैं। ये जो वीडियो रहने वाली है ये लास्ट एनालिसिस वीडियो रहने वाली है। इसके बाद कोई भी एनालिसिस वीडियो नहीं आएगी। मेन फोकस हमारा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रहेगा। एग्जाम का लेवल कैसा रहा है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। डुएबल क्वेश्चंस कितने रहे हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जस्ट बेटा सेकेंड। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर सबसे ज़्यादा जो आपका पेपर में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके। और अगर मैं लास्ट 10 से लेके 15 दिन का देखूं और ओवरऑल भी देखता हूं तो सबसे ज़्यादा जो सवाल बन रहे हैं, एक तो आपका सवाल बनेगा क्लासिकल डांसर से कि आपको किसी क्लासिकल डांसर का नाम दे दिया जाएगा। देखो दो तरह से सवाल बनेंगे क्लासिकल डांसर से। एक तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हाल फिलहाल में किसी को 2020 में 2016 में किसी को अवार्ड मिला है, सपोज 2016 में मिला है, तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था, बताओ ये किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। तो ये सवाल तो आसान है क्योंकि पद्म विभूषण मिला, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इस चीज़ से मतलब है कि अगर कोई नाम दिया है तो हमें पता होगा ये इस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो हम आराम से कर देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके अगर आपसे ये पूछ लिया कि ये क्लासिकल डांसर हैं और ये इस डांस से एसोसिएटेड हैं, अब आपसे वो पूछेंगे कि बताओ इनको पद्म विभूषण मिला था, कब मिला था, कौन सी ईयर में मिला है, या इनमें से 2020 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है सवाल बना करना। लेकिन ज़्यादातर क्लासिकल डांसर से जो सवाल बन रहे हैं वो एसोसिएशन से बन रहे हैं, तो क्लासिकल डांसर्स अच्छे से कर लेना जिनके आने वाले टाइम में पेपर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोक डांस की। एक फोक डांस आपका जरूर पूछा जा रहा है। देखिए जो स्टेट वाइज फोक डांस होते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना जिनका अभी पेपर बचा हुआ है। उसके बाद जो आपका सेंसिस टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंसिस 2011। ठीक है, सेंसिस से हर शिफ्ट में आप लगभग एक या दो सवाल देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स का पार्ट बोल लो या स्टैटिक जीके का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके के अंदर बुक्स एंड ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल बने हैं बुक्स एंड ऑथर से और थोड़े हार्ड लेवल के भी बने हैं। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेप्थ में सवाल पूछ रहा है। उसके बाद फेस्टिवल भी काफ़ी डेप्थ में पूछ रहा है। देखो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये तो पूछ ही रहा है। अगर आसान बनेगा तो यही बनेगा कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हार्ड भी बन रहा है कि ये किस ट्राइब के द्वारा बनाया सेलिब्रेट किया जाता है, किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है अगर अभी आपका पेपर बचा हुआ है तो। उसके बाद स्पोर्ट्स से काफ़ी इरेलीवेंट सवाल बन रहे हैं, काफ़ी हार्ड सवाल बन रहे हैं, काफ़ी डेप्थ में सवाल बन रहे हैं। जैसे आपको अ, जैसे फुटबॉल दे दिया उसका डायमीटर पूछ दिया, बैट दे दिया उसका लेंथ पूछ ली, विकेट की लेंथ पूछ ली। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल बने और आसान सवाल भी बने। ठीक है, स्पोर्ट्स में कोई पर्सन का नाम दे दिया और पूछ लिया, और ज़्यादातर ये 2-3 साल में अगर किसी में न्यूज़ में रहा है तो ऐसे ज़्यादा पर्सन के सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोई पर्सन न्यूज़ में रहा है तो ये पर्सन किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये सवाल भी बन रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखो ये सारे टॉपिक्स तो अब आप आने वाले टाइम में कर नहीं पाओगे, तो जो आपने किए हैं उन्हीं को थोड़े से इन इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अवार्ड से बहुत इरेलीवेंट से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, अवार्ड से भी सवाल बन रहे हैं लेकिन अवार्ड्स के सवाल बहुत कम बच्चे ही कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेशनल पार्क, आपका लेक हो गया और आपका डैम। यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में सवाल आए, लेकिन हाँ अगर 3 शिफ्ट हो रही है तो 2 या 1 शिफ्ट में सवाल पूछा ही जा रहा है। या तो नेशनल पार्क से कोई सवाल आएगा या लेक से या कोई डैम से सवाल पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपने ये किया हुआ है तो पढ़ लेना। घराना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द डे वन आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर घराना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्पल। एक तो देखो टेम्पल में आसान सवाल बन रहा है तो ऐसे बन रहा है कि ये टेम्पल कहाँ पर है। हार्ड बन रहा है तो कुछ आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो आर्किटेक्चर भी अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा डेप्थ में। ठीक है, अगर अगर अभी आपके पेपर में 5-6 दिन है तो ऐसे पढ़ लेना, सॉरी ऐसे पढ़ लेना आर्किटेक्चर, उसका जो आर्किटेक्चर होता है पूरा डेप्थ में पढ़ लेना। नागारा स्टाइल में क्या होता है, ठीक है,
बेसारा स्टाइल, ये पूरा थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेना। उसके बाद स्कीम से, करंट अफेयर की बात करें तो स्कीम से सवाल बन रहे हैं। स्टैटिक जीके में भी, मतलब अब देखो जो पुरानी स्कीम पूछी जाएगी उसे स्टैटिक जीके का सवाल मान लो, और जो हाल फिलहाल की अगर कोई पूछ ली गई तो करंट अफेयर का, लेकिन यहाँ से सवाल बन रहे हैं। उसके बाद सीएम गवर्नर के देखो शुरू से सवाल बनते आ रहे हैं, ठीक है, सीएम गवर्नर, और पहले डिप्टी सीएम भी पूछे जा रहे थे, तो अभी डिप्टी सीएम तो नहीं मैंने देखे हैं जो आप लोगों ने सारे सवाल भेजे, ठीक है, आप कम से कम 35-40 लोगों ने सवाल भेजे हैं, सबसे पहले तो उन सभी का शुक्रिया, ठीक है, आप सब ने अपनी फीडबैक जो शेयर की। लेकिन मतलब अभी डिप्टी सीएम नहीं, आपने जो बताया वो ये बताया कि सीएम और गवर्नर ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके हिस्ट्री से। हिस्ट्री से देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में सवाल आए, लेकिन सवाल बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंशंट हिस्ट्री की बात करूँ तो देखो मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड, ठीक है, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन तीनों टॉपिक से एक सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से सवाल आ रहे हैं, तो ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मिडिएबल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत से भी सवाल आ रहा है, और देखो इनमें आर्किटेक्चर ध्यान रखना, चाहे वो एंशियंट का कोई आर्किटेक्चर है, कोई टेम्पल है किसी ने बनवाया है, या आपका मिडिएवल का कोई आर्किटेक्चर है, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत किसी ने कोई मस्जिद बनवाई है, किसी ने कुछ और बनवाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ लेना। वहीं पर जैसे अगर मुगल पीरियड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम द डे वन सवाल बन रहे हैं एमटीएस के अंदर, तो इन दोनों का आर्किटेक्चर भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब जैसे मुगल पीरियड पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि मुगल्स ने जो बनवाया वही आर्किटेक्चर पढ़ो, जो आपका एंशियंट मीडिएवल मॉडर्न जो जितना भी आर्किटेक्चर बना है, कोई फोर्ट बना है, कुछ और कोई मस्जिद बनी है, कुछ और बना है, ठीक है, कोई टॉम बनी है, आपको आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और देखो समाज, जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, उसके फाउंडर कहाँ फाउंड हुई, कब फाउंड हुई, ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। कोई मूवमेंट चला है तो किसने चलाया है, कब चलाया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल से सवाल बनते ही बनते हैं, तो वो तो बिना बताए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल तो आपका इम्पोर्टेंट होता ही है। उसके बाद आपका गवर्नर जनरल और वाइस रॉय, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से मतलब देखो पढ़ने को तो पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, अब मैं सारे टॉपिक नहीं बताऊंगा। अब यहाँ से आपके ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, हम सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉलिटी की, तो देखो पॉलिटी में आर्टिकल से डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अगर आर्टिकल ऊपर ऊपर से पढ़े हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल हो गया, और आपका अमेंडमेंट, देखो पहले अमेंडमेंट से सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, बट अभी पूछे जा रहे हैं अमेंडमेंट से, है ना, संशोधन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज से सवाल बन रहे हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट भी पढ़ लेना, ठीक है, पार्लियामेंट से भी सवाल बन सकते हैं, ऐसा अभी ज़्यादा नहीं बने बट बन सकते हैं पार्लियामेंट से ना। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से एज सच ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मैं आपको 4-5 टॉपिक बताऊं तो ऐसे नहीं है। और कोई भी पूछ लेगा तो जितनी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है उसको ही रिवाइज कर लेना। अगर हम बात करें साइंस की, तो देखो साइंस में आ, आपके प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये दो टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसीज, एक टॉपिक है डिसीज, किसी विटामिन की कमी से है या मिनरल की कमी से है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका केमिकल फार्मूला, देखो केमिकल फार्मूले से कोई सवाल आएगा तो आराम से कर लोगे, बट वहीं पर केमिकल रिएक्शन से भी सवाल बन रहे हैं, और वो थोड़े डेप्थ में बन रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन से भी सवाल बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें करंट अफेयर की, अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो देखो एक तो स्कीम से सवाल आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से हाल फिलहाल में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट, कोई किसी का चेयरमैन है, कोई किसी का डायरेक्टर जनरल है, लास्ट 2 ईयर के पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, और अगर आपने पढ़े तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्पोर्ट्स से आपके सवाल बन ही रहे हैं, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स हुआ है तो कहाँ हुआ है, वेन्यू वगैरह आपको पता होना चाहिए, और कोई पर्सन न्यूज में रहा है किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जीके के अंदर,
और देखो पढ़ना तो आपको सब कुछ है, रिवाइज अभी तक आप जितना पढ़ के आए हो सब रिवाइज करना है, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना। अब जिनका ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका आने वाले टाइम में पेपर है। अब हम बात कर लेते हैं जो पेपर दे के आ चुके हैं, अब उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है। और डाउट में लेके कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, मैंने कट ऑफ को लेके 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हैं। थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अभी मैं कट ऑफ तो नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अब हम बात करेंगे पूरे कट ऑफ का आंसर की पे। अब देखो वीडियो बनाने को तो मैं 4 वीडियो बना दूँ, है ना। आ, वीडियो बनाने में कुछ नहीं जाता, लेकिन उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा कि मैंने वीडियो बनाया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया एनालिसिस वीडियो नहीं देते हो, है ना। बहुत देखो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भैया एनालिसिस वीडियो नहीं दे रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें। अभी देखो मैं जीडी के लिए एक एक घंटे के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, उस पर जाके देखो कितने लोगों ने देखा है वो लेक्चर। वहीं पर अगर वो लेक्चर नहीं आते ना तो बहुत लोग आ जाते हैं बोलने कि भैया आप ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल यूट्यूब पर, आप बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कि आप भी ऐसे निकले, आप भी वैसे निकले, बहुत नेगेटिव भी लोग बोल देते हैं। लेकिन ये चीज़ देखो कि बैकग्राउंड में कोई इंसान कितना मेहनत कर रहा है। अभी जो हिस्ट्री के लेक्चर आ रहे हैं ना, भाई उनके पीछे बहुत मेहनत है। अब और उनके पे जाके आप व्यूज़ देखो कि आप कितने लोग हो जो उन्हें देख रहे हो, ठीक है। आप जाके एक बार कंटेंट देखना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी मेहनत है। तो लेकिन अगर वो लेक्चर्स अभी नहीं आ रहे होते तो क्रिटिसाइज सब करते हैं। लेकिन ठीक है, वो सारी चीज़ों को छोड़ो। तो अभी आंसर की, वो सॉरी, हम बात कर रहे थे कट ऑफ की। तो कट ऑफ का तो देखो अभी आ, जो प्रीवियस वीडियो है आप देख सकते हो कट ऑफ की। कट ऑफ तो अभी मेरे अकॉर्डिंग वही है, और बाद बाकी की चीज़ें चेंजेस होंगे आंसर की आने के बाद। तो कट ऑफ तो मैं बताऊंगा आंसर की आने के बाद, ठीक है। अब अभी हम बात कर लेते हैं जीके में डुएबल क्वेश्चन कितने रहे हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो, ठीक है। जीके में डुएबल क्वेश्चन, देखो डुएबल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अप्रोक्स रहे हैं, ठीक है। किसी में 6 भी रहे हैं, किसी में 8 भी, किसी में 12 भी, किसी में। अगर ओवरऑल देखो हर शिफ्ट का बता पाना अभी के कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है इजी रही है, तो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा आंसर की का। आंसर की आने के बाद ही बता पाऊंगा कि कौन सी, क्योंकि एक दो बच्चे ने कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट का फीडबैक शेयर कर दिया, तो उसके बेसिस पे तो मैं नहीं बता सकता ना। उन भाई के अकॉर्डिंग हो सकता है कि शिफ्ट इजी हो, हार्ड हो, मॉडरेट हो, ठीक है। अब क्वेश्चन सारे याद रहते नहीं है जो एक देखा जाए कि हाँ ये सवाल आए थे और इन सवालों के अकॉर्डिंग शिफ्ट हार्ड है, मॉडरेट है, ठीक है। तो वो सारी पता चलेंगी शिफ्ट वाइज तो आंसर की आने के बाद। लेकिन डुएबल क्वेश्चन 10 ही रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन करके आओगे तो सिलेक्शन होना आपका बहुत मुश्किल है। अब देखो जब बच्चे 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि यार सिलेक्शन तो नहीं होगा। अब वो 10 क्वेश्चन कर रहा है और 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन उसने एलिमिनेशन मेथड लगा के तुक्का मार के किए, ठीक है। तो टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। अब उनका नसीब अच्छा रहा, लक काम कर गया, लक काम करने से 16-17 क्वेश्चन सही हो गए। जिस शिफ्ट में 10 क्वेश्चन डुएबल थे और 16-17 क्वेश्चन, 15-16-17 क्वेश्चन सही हो गए, वहां पर आपकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। अगर तुम 17 क्वेश्चन सही करके आओगे जहां पर 10 ही क्वेश्चन डुएबल थे, तो ये मानो कि आपकी सिलेक्शन होगा अगर आपने इंग्लिश में अच्छा किया है तो, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत आपकी इजी आ रही है। तो कहने का मतलब है डुएबल क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज अगर मैं सभी शिफ्ट का देखूं तो 10 क्वेश्चन ही रहे हैं। बट सिलेक्शन जब होगा जब 15 से 20 क्वेश्चन आप सही करके आओगे ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट। अब बहुत हार्ड शिफ्ट है तो 15 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत इजी शिफ्ट है तो 20 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इतनी तो इजी नहीं आई है कि 25 में से 25 कोई कर पाए। और अगर हम बात करें वहीं पे इंग्लिश, तो इंग्लिश देखो डुएबल रहा है। इंग्लिश में अगर आप 25 क्वेश्चन करके आए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप 23 क्वेश्चन सही करके आए होंगे। 23 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। 1 या 2 क्वेश्चन तो फिर भी गलत हो जाते हैं, और बाद बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी आंसर की आने के बाद, ठीक है। अभी ये समझो कि अगर आपके जीके में 15 से लेके 20 के बीच में सही है, और इंग्लिश में 22 से लेके 25 के बीच में भी सही है ना, 22 सही है, 23 सही है, 24 सही है, ठीक है, तो आप अपने आप को रख सकते हो कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। और देखो एक और चीज़, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, अब इसका पेपर 2 तो है नहीं कि आपको ये डर लग रहा है मैं पेपर 2 की तैयारी करूँ, पेपर 2 की तैयारी नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब आपके पास ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, है ना। आपको आपके पास सीधा ऑप्शन है कि अब आपको दूसरा पेपर तैयार करना है। अब वैसे भी अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप दूसरे एग्जाम के लिए तो पढ़ोगे ही ना, सेकंड कोई और सीजीएल के लिए या कोई रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ोगे। तो अभी अगर आपका पेपर हो गया तो इन सब चीज़ों को रख दो साइड में।
आंसर की का भी वेट मत करो और दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर दो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, ध्यान रखो अपना, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।